नमस्कार। मैं आनंद पारासर मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, सहायक आचार्य की जो भर्ती प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, इसी क्रम में निःशुल्क टेस्ट सीरीज हमारे YouTube चैनल पर आयोजित की जा रही है। और इसी क्रम में जो टेस्ट 1 से लेकर 3 का आयोजन हो चुका है, यदि आपने वो टेस्ट नहीं दिए हैं या वो उनके प्रश्नों की प्रकृति को नहीं समझा है, तो आप YouTube चैनल पर जाएं और वहां से उन टेस्टों को देने का प्रयास करें, उनकी प्रकृति को समझें, प्रश्न किस प्रकार निर्मित हो रहे हैं और किस प्रकार की विषय वस्तु को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उनको भली भांति समझें। आज है 11 नवंबर और टेस्ट क्रमांक 4 का आज आयोजन किया जाएगा और इसकी जो विषय वस्तु है वो आपके सम्मुख जो पृष्ठ प्रकाशित है उसके माध्यम से प्रस्तुत है। आप देखिए, हिंदी व्याकरण, मानक वर्णमाला, शब्द शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और इसी के संग में ब्रह्म गीत सार से भी अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही इस चीज पर ध्यान दें, जो नए विद्यार्थी हैं वो अगर इस प्रकार की श्रृंखला से अनुरत जुड़ना चाहते हैं, अपने अध्ययन को द्रुत बनाना चाहते हैं, तो वे अभ्यर्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहां पर इसी प्रकार की जो श्रृंखला है, उसका विस्तृत पाठ्यक्रम अपलोड है। उसके माध्यम से तिथिवार आप अध्ययन को सुचारू कर सकते हैं। साथ ही साथ वे अभ्यर्थी जो टेस्ट से थोड़ा बचना चाह रहे हैं या थोड़ा एक भय से युक्त रहते हैं कि मेरे कम अंक आ रहे हैं, तो इस प्रकार के परिवेश से स्वयं को संलग्न ना करें। आप प्रयास करें और टेस्ट देते रहें। जितने आप टेस्ट देंगे, या यदि आप टेस्ट भी नहीं देना चाहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को देखिए, उनके उत्तर पर दृष्टि डालें सीधे, और किस प्रकार इन प्रश्नों का निर्माण हो रहा है साथियों, उन निर्माण को समझने का यत्न करें। आपके निश्चित रूप से जब आप इस प्रश्न पत्र का को हल करेंगे आरपीएससी के माध्यम से, तब आपको इसी प्रकार के प्रश्न बहुतायत में देखने को मिलेंगे। तो आपके समक्ष पहला प्रश्न पत्र, जो पहला प्रश्न है वो प्रस्तुत है। आप इनकी प्रकृति को समझें और उत्तर प्रदान करें और ठहराव देते हुए इनके उत्तर को दे सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। प्रश्न 1।
साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने बहुत अच्छे से इस प्रश्न पत्र को हल किया होगा। आप इस प्रकार का ये संदेश आपके सम्मुख प्रस्तुत है। चैनल से जुड़े, पसंद करें, टिप्पणी इत्यादि इस प्रकार की चीजें भी आप करते रहें। अब है साथियों, इसकी जो उत्तर श्रृंखला है वो मेरे माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है। जो पहला प्रश्न साथियों आपके सम्मुख प्रस्तुत रहा था कि केंद्रीय केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर एवं व्यंजन हैं। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखिए साथियों, इसमें अत्यंत एक विशेष प्रकार का विवाद है, वो दृष्टिगोचर होता है। भिन्न भिन्न पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या निहित है। अब यहाँ पर मैंने यद्यपि संदर्भ का उल्लेख किया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, तथापि अगर इस प्रकार का शब्द भी नहीं आता तो भी उत्तर, जो इस प्रश्न का जो उत्तर है वही उत्तर इसका 100% सत्य होता है, क्योंकि जो मानक वर्णमाला है वो अभी हाल ही में जो लिखी गई है उस वही सबसे प्रामाणिक है। इस बात का आप ध्यान दें। तो साथ ही इसका जो सही उत्तर है वो है 11 स्वर एवं 35 व्यंजन। इसको आप सही करें। 11 स्वर से आप भली भांति परिचित है, कौन कौन से है। अब जो एक सेकंड, अब जो ये जो 35 व्यंजन है उसमें आप ध्यान दें कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक ये हो गए 25 व्यंजन। ठीक है साथियों। और इसके अतिरिक्त जो अंतस्थ व्यंजन है इससे भी आप परिचित है, 4 वो हो गए। और उसमें व्यंजन है साथियों 4। ऐसे करके इसमें आप ये ध्यान दें विद्यार्थियों कि जो ट वर्ग आता है उस ट वर्ग के दाईं तरफ ही ड और ड, ये दो जो उत्क्षिप्त व्यंजन है इनको भी वर्णमाला में स्थान प्रदान किया गया। इस दृष्टिकोण से ये 27 व्यंजन हो जाते हैं और ये 4 और ये 4। इस दृष्टिकोण से साथियों इस प्रकार ये जो 33 प्लस 2 का एक समीकरण बनता है और इससे 35 व्यंजनों का निर्माण होता है। आप ध्यान दें, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि ड और ड को स्थान कहाँ प्रदान किया गया, तो ट वर्ग में दाईं ओर स्थान प्रदान किया गया। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल व्यंजनों में क्या क्या सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित नहीं है। आप ध्यान दें, उत्क्षिप्त व्यंजन है उनको केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने स्थान प्रदान किया है। इस दृष्टिकोण से जो प्रथम प्रश्न है उसका जो संगत उत्तर है वो विकल्प 1 सही है। प्रश्न 2 आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अनुस्वार के संदर्भ में क्या असंगत है अर्थात सही नहीं है। ये भी अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न है। इससे इसकी जो प्रकृति उससे आप भली भांति परिचित रहे साथियों। अनुस्वार व्यंजन है, ये भी सही है। अनुस्वार अर्थभेदक है। पंचम वर्ण में यदि द्वित्व के रूप में साथ साथ आए तो वह अनुस्वार में परिवर्तित होगा। तो ये असंगत है साथियों, ये गलत है कि अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है ये होगा। तो अनुस्वार व्यंजन है ये सही है। अनुस्वार अर्थभेदक है ये भी सही है। अनुस्वार कुछ तत्सम शब्दों के अंत में म का प्रयोग होता है ये भी सही है। इसका एक उदाहरण देता हूं, उससे आप समझ पाएंगे। जैसे अहम है, जैसे अहम को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम अहम को जैसे शिवम, तो ये शिवम को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो ये सही उत्तर है। अब साथियों द्वित्व के रूप में परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे एक उदाहरण रखता हूं आपके सामने, अन्न। तो जब अंत में ये 2 प्रकार के वर्णों का जब की परिणति हो रही है तो दोनों वर्णों में एक को हम अनुस्वार में नहीं बदल सकते, दोनों को सम्मिलित रखना पड़ेगा। जैसे अन्न है, सम्मेलन है इत्यादि। ये आप भली भांति समझे। तो इसका जो संगत उत्तर है जो विकल्प ये है, विकल्प 3 सही है। इसमें जो सही उत्तर आना चाहिए था वो अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। अगला है साथियों, अनुनासिक चिन्ह की विशेषताओं पर विचार करें। प्रथम जो विकल्प अनुसार अनुनासिक स्वर का नासिक के अभिलक्षण है, अर्थात जो नाक से भी इसकी जो हवा है या जो स्वर है वो बाहर प्रस्फुटित होता है, ये सत्य है। अनुस्वार चिन्ह व्यंजन नहीं है, ये भी सही है। अनुस्वार स्वरों का ध्वनि गुण है, ये भी सत्य है। और अनुस्वार अर्थभेदक भी, ये भी सही। इस प्रकार इसके जो चारों विकल्प है ये विकल्प चारों संगत है। थोड़ा भाषा को उच्च स्तर का बना के इस प्रकार के प्रश्न यदा कदा निर्मित हो जाते हैं, तो आप इनकी भाषा के आधार पर इनके अर्थ को अनुमानित करें, जिससे आप इनकी विशेषताओं को भली भांति आत्मसात कर सकेंगे। प्रश्न 4 साथियों कि स्वरों तंत्रियों में कंपन के आधार पर, जो साथियों स्वर तंत्रियां
जब हम उच्चारित करते हैं तब एक कंपन होता है, एक नाद होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आप ध्यान दें, इस प्रकार की जो वर्णमाला है वो एक तो अघोष और सघोष के लिए बनती है। ये आप भली भांति परिचित रहे। तो इसका जो संगत उत्तर है वो उत्तर 3 होगा। जो प्राण महाप्राण है, ये इसका जो निर्माण है ये वायु के आधार पर होता है, अल्प वायु या दीर्घ वायु के आधार। तो आप अघोष और सघोष को भली भांति जानते होंगे साथियों। एक सामान्य सा मैं इसको वर्णित कर देता हूँ। घोष व्यंजन, और ये है साथियों अघोष। स्वर तंत्रियों के आधार पर इस प्रकार का विभाजन होता है। आप इस विभाजन को भली भांति परिचित रहें। जब स्वर तंत्रियों में जब झनकार उत्पन्न होती है तब तो उसको घोष कहते हैं, जब झनकार उत्पन्न नहीं होती है तो उसे अघोष कहते हैं। अब घोष में क्या क्या आता है, तो ये आप ध्यान रखिए विद्यार्थियों। एक तो इसमें है, और एक ये र ल व, जो 4 जो अंतस्थ है, और उसमें में एक ही व्यंजन आएगा। और एक है साथियों इसमें जो 5 वर्ग है उसमें तीसरा, चौथा एवं 5वां। इस प्रकार इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये जो संख्या बनेगी साथियों ये होगी 5। ये तो है 5 वर्ग हो गए, तो 5 3 15 तो ये हो गए 15 है, और 4 19, और 19 और 1 20। और इसमें जो सभी प्रकार के स्वर भी सम्मिलित रहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से जो घोष व्यंजनों की संख्या है वो 31 होगी। आप भली भांति परिचित रहिए घोष वर्णों की संख्या। अब जो अघोष है साथियों, अघोष में आप ध्यान दें, जैसे इसमें तीसरा चौथा आ रहा था, इसमें जो 5 वर्ग है इसका पहला और दूसरा जो वर्ण है वो सम्मिलित रहेगा। अब चूंकि इसमें है आ गया, तो इसमें आएगा जो उसमें व्यंजन है उसमें स और ये जो स, ये 3 जो वर्ण है, ये तीनों वर्ण इसमें सम्मिलित रहेगा। इस प्रकार आप ध्यान दें। तो इस दृष्टिकोण से 5 और 5 10 और 3 13 वर्ण है वो अघोष में सम्मिलित होंगे। अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिसमें कम वायु प्रस्फुटित होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में क्या क्या आते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण सम्मिलित रहता है, और अंतस्थ ये र ल व। इस दृष्टिकोण से 19 व्यंजन सम्मिलित रहते हैं अल्प प्राण में। और आप ये भी ध्यान दिए, जो कामता प्रसाद जो गुरु की जो प्रसिद्ध हिंदी व्याकरण पुस्तक है उसमें स्वरों को है वो अल्प प्राण में स्थान प्रदान किया गया। महाप्राण किसे कहते हैं, जिसमें दूसरा और चौथा वर्ण सम्मिलित रहता है, और साथ में जो उष्म व्यंजन अर्थात श श श और है ये सम्मिलित रहते हैं। इस दृष्टिकोण से 14 वर्ण है वो अल्प प्राण में, ये महाप्राण में नहीं, तक ध्यान रखिए साथियों। महाप्राण में 14 है, और अल्प प्राण में जो 19 अल्प प्राण व्यंजन है वो सम्मिलित है। इस प्रकार ध्यान दें। पुनः मैं इसको उच्चारित करता हूँ, थोड़ा समय अधिक लग रहा है। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, और इसी के साथ में अंतस्थ व्यंजन 4। इस प्रकार 19 व्यंजन हो जाते हैं, और अल्प प्राण में ही स्वरों को स्थान प्रदान किया गया है। महाप्राण में दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ग का, और इसी के साथ में उसमें श श श और ह को स्थान प्रदान किया गया। ऐसे करके 14 वर्ण इसमें निहित रहते हैं। स्पर्श किसे कहते हैं, तो स्पर्श का आशय है साथियों, जो 5 वर्ग है उसके जो 25 वर्ण है उस स्पर्श में आएंगे। उसमें और उसमें व्यंजन, इसमें गढ़ के साथ ध्वनि बाहर प्रस्फुटित होती है, वायु प्रस्फुटित होती है, उसे उसमें व्यंजन कहते हैं। इसमें श श श और है निहित है। थोड़ा समय अधिक लग रहा है, पर साथियों ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई होगी भली भांति। तो इसका जो उत्तर है वो 3 संगत है। अगला प्रश्न है साथियों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, तो आप ध्यान दें, सबसे कम मुंह खुलता है वो संवृत स्वर में, ये सही उत्तर है, और विव्रत में अधिक खुलता है, अधिक खुलता है। तो इसका जो उदाहरण है वो है आ। इसका जो उदाहरण है वो है साथियों आ। आप इससे परिचित रहे। और जो संवृत स्वर है इसमें कौन कौन आएंगे, ई, उ और उ, इस प्रकार के 4 व्यंजन। तो इसको आप ई और उ से याद रख सकते हैं। अब है साथियों की पश्च स्वर, जिनका उच्चारण जीभ के पीछे वाले भाग से होता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। इसमें साथियों उ, ओ और औ, ये 4 स्वर निहित है। और अग्र स्वर किसे कहते हैं, जिह्वा के आगे से जिसका उच्चारण होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं।
इसमें ई, ई और इसके अतिरिक्त ए, ए, ए और री। ठीक है साथियों, तो आप ध्यान देकर जो साथियों जो ए और आ है उसका जो उच्चारण है वो मध्य से किया जाता है। तो काफी हद तक जो चीजें आपके समक्ष स्पष्ट रूप से मैंने प्रस्तुत की, आप समझे और इसी के आधार पर आप आगे बढ़े। अब अगला साथियों कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। तो इसमें विकल्प 6, 7, 4 और 2 दे रखे हैं। इसमें जो विकल्प है वो विकल्प 3 सही है। तो 4 मूल स्वर है, ई, ए, ई, उ, री। 4 है साथियों, इसमें एस सम्मिलित नहीं है। ए, ई, उ और री, ये 4 स्वर ही मूल स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। तो परामर्श, पराभव, पराजय ये सभी परा से निर्मित है। तो पराधीन ये पर उपसर्ग सम्मिलित होता है। तो आप इसमें जो विकल्प 2 है वो संगत है, अर्थात इस ये उत्तर सही है। अगला साथियों कौन सा कु उपसर्ग से नहीं बना। तो कु का आशय होता है बुरा, जहां बुरा का प्रदर्शन होता है कु है तो वहां कु उपसर्ग रहता है। जब भी आप किसी उपसर्ग और प्रत्यय को निकालें तो जो उपसर्ग है उसमें से सीधा सा समझने का तरीका है, जो संबंधित जो उपसर्ग है उस उपसर्ग के अर्थ को समझे। जैसे कु है, कु का अर्थ होता है बुरा, तो इस दृष्टिकोण से कुरूप जिसका रूप बुरा है, कुकर्म जो कर्म बुरे करता है, कुचाल जिसकी चाल बुरी है। ये 3 अर्थ निकल गया, जबकि कुशल में एक अच्छा दृष्टिकोण निकलता है। तो इस दृष्टिकोण से कु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, कुशल। तो इसका विकल्प 2 सही है। अब है साथियों कि अभी उपसर्ग में किस अर्थ में प्रयोग में आता है। तो आप भली भांति जितने भी अपने उपसर्ग है 21-22 उन उपसर्गों के अर्थ को आप भली भांति आत्मसात करें कि प्रत्येक उपसर्ग का क्या क्या अर्थ है, और फिर उस जिस शब्द को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, उपसर्ग को अलग निहित कर रहे हैं, भिन्न निकाल रहे हैं, तो उसमें आप अर्थ को खोजने का यत्न करें, आपको स्पष्ट उत्तर 100% प्राप्त होगा। इसमें जो विकल्प 2 है वो सही है, सामने, पास और विशेष के अर्थ में इसको प्रयोग में लिया जाता है। जैसे अभिमान है, अभिनय है, अभिषेक है, अभिसार है इत्यादि। किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। जो प्रत्यय है उसके 2 भेद होते हैं साथियों, एक तो तद्धित प्रत्यय और एक कृत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कृत प्रत्यय है इसके 5 प्रकार होते हैं साथियों। उसमें जो भाववाचक कृत प्रत्यय ये भी सही है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय ये भी सही है, और कर्मवाचक कृत प्रत्यय ये भी सही है। ये जो संबंधवाचक है ये साथियों तद्धित प्रत्यय है, आप इसको भली भांति समझे। अब हम समझते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। जो सबसे पहले तद्धित प्रत्यय, तद्धित किसे कहते हैं, जब संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के साथ में प्रत्यय का संयोग हो जाता है तो वहां तद्धित प्रत्यय रहता है। और उसके जो लगभग 6 प्रकार हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय के। और दूसरा है साथियों कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जब धातु रूपों के साथ में प्रत्यय का संलग्न हो जाता है, या क्रियाओं का संलग्न होके जब प्रत्यय जुड़ जाते हैं, या क्रियाओं के साथ में प्रत्यय का योग हो जाता है, तो उसे कृतवाचक प्रत्यय कहते हैं। और इसके 5 प्रकार है, इसमें से 3 प्रकार भाववाचक, क्रियावाचक, कर्मवाचक यहाँ उल्लेखित है। एक है साथियों इसमें ध्यान रखिए, एक तो करणवाचक। ये करणवाचक और कृणवाचक के अतिरिक्त कृतवाचक, जो 2 अलग भेद निकलते हैं इसके। एक तो है कृतवाचक और एक है करणवाचक। अब यहाँ एक प्रश्न और बनना संभावित रहता है कि कौन से जो प्रत्यय है जो नाम से कृतवाचक और तद्धित प्रत्यय दोनों के अंदर मिलते हैं। आप ध्यान दें, एक तो साथियों कृतवाचक और एक भाववाचक, ये 2 प्रकार है। ये दोनों तद्धित प्रत्यय में और कृत प्रत्यय दोनों में निहित रहते हैं। आगे है साथियों कि किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो आप सबसे पहले तो भाववाचक आ गया, उसके बाद में देखो कि भाववाचक में कौन सा तद्धित है या कृत प्रत्यय है, फिर आप अनुमान में बचो। जैसे ये आपको यहाँ लिखे मिल गया तद्धित, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के योग से निर्मित होगा। अब है साथियों कि इसमें कौन कौन सा है। तो जो ममेरा और लखेरा, ये अपने आप में एक संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। और संबंधवाचक किसे है, इसमें रिश्ते वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण की योग
में निहित होके संबंधों का बखान करते हैं, वो संबंधवाचक कहलाते हैं। तो ममेरा और लकीरा संबंधवाचक। गुणवान क्या है साथियों? ये कृतवाचक है, क्योंकि इसमें कर्ता का निर्माण होता है, करने का योग निहित होता है। तो इसमें जैसे सुनार है, लुहार है इत्यादि। अब भुलावा, इसमें जब वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से युक्त होकर जब भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, तो वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे बुलावा है साथियों, इसके अतिरिक्त है अपने सुंदरता है, महानता है इत्यादि। तो इसमें प्रश्न एक, विकल्प एक संगत है। दूसरा भी इसी प्रकार का प्रश्न है, गांगे, कौंते, दासरथी, सारथी, वाल्मीकि। आप काफी लंबे समय, दीर्घ समय से आप व्याकरण को पढ़ते आ रहे हैं, तो मेरे मेरे दृष्टिकोण से अत्यंत सामान्य सा प्रश्न रहेगा आपके लिए। तो गांगे, कौंते, दासरथी, सारथी, वाल्मीकि, जो ये प्रत्यय है, ये वचन अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय के निर्माण, अर्थात वे प्रत्यय जिससे संतान का बोध होता है, वहाँ अप्रत्ययवाचक है। ऊनतावाचक प्रत्यय किसे कहते हैं? जहाँ लघुता का बोध होता है। जहाँ साथियों लघुता का बोध होता है, उसे, जहाँ लघुता का बोध होता है वहाँ पर ऊनतावाचक होता है। अब लघुता का बोध किस प्रकार? जैसे सपोला, फफोला इत्यादि। और स्त्रीवाचक, जहाँ स्त्री का बोध होता है, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम में विशेषण से युक्त होकर स्त्रीवाचक या स्त्री शब्दों का रचना करते हैं या रचना कर्म संपन्न करते हैं, वो स्त्री बोधक होते हैं। जैसे देवरानी, जेठानी इत्यादि। भाववाचक, जहां भाववाचक संज्ञा का बोध होता है, ये हमने पूर्व में भी पढ़ लिया था साथियों। इसमें जैसे सुंदरता, मित्रता, गर्माहट इत्यादि। तो इसमें जो विकल्प है वो विकल्प एक सही है, आप ध्यान दें। अगला है साथियों, अत्यंत सामान्य स्तर का प्रश्न है, प्रत्यय के प्रयोग से क्या बनता है? तो इसमें आप ध्यान दें, नए प्रत्ययों का निर्माण, शब्दों का अर्थ में परिवर्तन, अर्थ का नए रूप, ये भ्रमित करने वाली विषय वस्तु है। सदैव ध्यान दें, उपसर्ग और प्रत्यय को नए शब्दों के निर्माण के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो नए शब्दों का निर्माण होता है। विकल्प 4 सही है। अगला है भ्रमर की साथ से, इनके कहे कौन दहकावे, ऐसा कौन अजानी, अपना दूध छोड़ी के को पीवे खार खूब का पानी। तो इसमें थोड़ी अशुद्धता भी है साथियों, डहकावे होगा। इनके कहे कौन दहकावे, अर्थात इनके बहकावे में कौन आए, ऐसा अनजान कोई नहीं यहाँ पर। और हमारे निकट जो दूध उपलब्ध है, तो क्यों हम जो कुआ है उसकी खारे पानी को हम उपयोग में लेंगे। इस प्रकार का जो प्रसंग है वो किस संदर्भ में है? आप ध्यान दें, जो मूल अर्थ की जगह इसमें संबंधित अर्थ को पूछा जाएगा। कभी कभी मूल अर्थ भी पूछा जा सकता है, संबंधित अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है कि किसके लिए उपयुक्त हुआ है। तो याद ध्यान दे, खारे कुएं के लिए। तो एक सामान्य सा उत्तर है, अभिधा के अर्थ को प्रयोग नहीं करके आप व्यंजना और लक्षणा पर दृष्टि डालें। ज्ञान और योग के लिए, गहरा कुआ सगुण भक्ति के लिए, तो इसका जो संगत उत्तर होगा वो होगा साथियों, ज्ञान और योग के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो खारा कुआ तो बताया गया ज्ञान और योग के लिए, और जो आपनो दूध है वो सगुण भक्ति के लिए आया है। इसमें अब सीधा सा उत्तर पूछा गया कि दादुर बसे निकट कमल के जन्म न रस पहचाने, अली अनुराग उड़न बांध्यो कहे सुनत नहीं कौन नहीं काने। तो दादुर का अर्थ, सीधा सा अर्थ पूछा गया अभिधा के अर्थ में, दादुर बसे निकट कमल जन्म न रस पहचाने। दादुर होता है अर्थात मेंढक, इसका जो उत्तर होगा वो साथी विकल्प 2 मेंढक। जो मेंढक होता है वो कमल के निकट होने के उपरांत भी उसके रस को पहचान नहीं पाता, उससे अनभिज्ञ रहता है। और जबकि जो भंवरा रहता है वो अनुराग अर्थात प्रेम स्थापित करके अपने मन को कमल से बांध के उसके निकट घूमता रहता है और किसी की भी वो नहीं सुनता। इस प्रकार का जो अर्थ है वो उक्त पंक्तियों से परिलक्षित हो रहा है। तो इसका जो विकल्प 2 है वो सत्य है। प्रश्न 16 आपके सम्मुख प्रस्तुत है, आप पढ़े और आप समझे। सुर तनक चंदन चटाए, तन ब्रजपतु बस पश्य कियो, और सकल नगरी नारिन को दासी पांव दाव दियो। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार कृष्ण शरीर पर चंदन किसने चढ़ाया? तो विकल्प 4 दे रखे हैं, गोपिया, उद्धव, कुब्जा और कृष्ण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुब्जा। सुर तनक, सूरदास जी कहते हैं तनक अर्थात थोड़ा सा, चंदन यानी चंदन चढ़ाकर, तन यानी शरीर, ब्रजपति यानी ब्रज के पति
वश यानी वश में कर लिया। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि जो थोड़ा सा चंदन लगा के जो ब्रजपति कृष्ण है उनके शरीर को नियंत्रित कर लिया गया, बस में कर लिया गया। और सकल नगरी नारी, और संपूर्ण नगरीय अर्थात जो मथुरा नगरी है उसकी नारियों को, जो नारियां हैं उसकी दासी यानी दासी ने दाव पर लगा दिया है। दासी अर्थात जो कुब्जा है उसके लिए इस प्रकार की जो पंक्ति है वो प्रयुक्त होती है साथियों। तो यहाँ दासी से अर्थ है कुब्जा और कुब्जा से अर्थ है दासी। तो इसका विकल्प 3 संगत है। प्रश्न 17, काजल की कोठरी जे आवे ते कारे। ये काजल की कोठरी है जिससे जो भी आने वाला व्यक्ति है वो काला ही रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी काले हैं। तो इस प्रकार उन पर उपालंब किया गया है। ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ था साथियों, ध्यान दें, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, ईशपुर, काशी। तो विकल्प 2 सही है, मथुरा। अगला है, और कछु संदेश कहन को कही पट्यो किन सोहू, लिने फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयाने। तो ये सयाना किसे कहा गया, तो ध्यान रखिए साथियों, 4 विकल्प है। इसमें उद्धव और कृष्ण दोनों के लिए ही ये सयाने शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ एक शब्द आता है दो। तो इस आधार पर इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और कछु संदेश कहन को कही पट्यो किन सोहू, और कछु संदेश, और किसी भी प्रकार, गोपियां कहती है उद्धव से, और किसी प्रकार का यदि संदेश कहन को कही, कहना हो, पठ्यो किन सोऊ, तो उसको कह दिया जाए। लिने फिरत, लिए फिरते हो, जोग यानी योग को, जुवती यानी युवतियों के लिए बड़े सयाने। तुम ये जो गोकुल की जो युवतियां हैं, ये जो गोपियां, उनके लिए तुम बड़े सयाने हो दोनों। तुम दोनों अर्थात जो उद्धव और कृष्ण है दोनों तुम बड़े सयाने हो, और गोपियों के लिए इस प्रकार का योग वगैरह लेके फिरते हो। इस प्रकार साथियों ध्यान दे, उद्धव और कृष्ण के लिए इस प्रकार के शब्द उपयोग में आए हैं। तो विकल्प 3 संगत है। ये अत्यंत सामान्य सा प्रश्न है, चूंकि ये जो भ्रमर गीत सार है उसमें जो अपना संलग्न है 21 से 50 पद, उसमें जो 21वां पद है उसमें से सीधा सीधा सा प्रश्न है, गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधस जे उदो ते सब बसत ईशपुर काशी। तो ये किस प्रकार की जो कि राग में निबद्ध है, तो आप ध्यान दें कि ये राग केदार से निबद्ध है। और बसत ईशपुर काशी, ईशपुर का मतलब होता है ईश्वर की नगरी, और काशी यानी काशी जो शिव की नगरी है काशी, उसके लिए उस प्रकार का अर्थ इन 2 शब्दों से निहित है। और इसमें जो राग है वो राग केदार निबद्ध है, आप ध्यान दें। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसमें शब्दों की कमी है, न अलंकार की, न भाव की, न भाषा की। साथ ही इस प्रकार के जो प्रसिद्ध आलोचक है उनकी कथनों की भी अनेकों बार पुनरावृत्ति हो जाती है। तो प्रसिद्ध कथन है उनसे आप भली भांति परिचित रहे। ये जो कथन है वो साथियों ये है अपना आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास उससे इस प्रकार का कथन लिया गया है, उससे ये निहित है। तो विकल्प 2 संगत है। रामचंद्र शुक्ल एवं आचार्य प्रसाद द्विवेदी के जो कथन है उनको आप भली भांति समझ ले, आत्मसात कर ले। अनेकों जो आलोचकों के कथन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों पसंद टिप्पणियां लाइक करें। आपका अपना साथी आनंद पारासर। तो साथियों आशा करता हूं कि जो ये श्रृंखला आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो रही होगी साथियों। किंतु मेरे एक से निवेदन है कि आप अपने साथियों से इस प्रकार की वीडियो को साझा करते रहे, और अब साथी जो इनसे बच रहे हैं वो भी बचे नहीं, इसको देखिए, पूरे वीडियो को समझिए, प्रकृति को जाने। इसी प्रकार के प्रश्न असंख्य रूप में आपको दृष्टिगोचर होंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।